प्राइमी ग्रेविडा, वुमेन प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। आज हम लोग एक थोड़ा डिफरेंट केस डिस्कस करेंगे जिसमें 27 वर्षीय महिला को पहला बच्चा होता है सिजेरियन सेक्शन के थ्रू, और ऑपरेशन के दूसरे दिन उनकी पेशाब की नली निकल जाती है, वो चलने लगती हैं। तीसरे दिन डिस्चार्ज शेड्यूल होता है, सुबह वो उठती हैं मोशन पास करने के लिए, उनको 2-3 वाटरी मोशंस होते हैं और उसके बाद जो है एकदम से उनको चक्कर आ जाता है और वो बिस्तर पे अचेत अवस्था में थोड़ी देर के लिए आती है, फिर होश आ जाता है। देखने पे समझ में आता है कि ब्लड प्रेशर बहुत लो है और पैल्पेबल नहीं है। तो इस केस को आज मैं कैसे प्रेजेंट करना है आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हमने कहा कि श्रीमती दीपिका जी, जिनकी आयु 27 वर्ष है, महिला हैं, 1 साल पहले उनकी शादी हुई है, पहला बच्चा उनको हुआ और पहला ट्राई सेमेस्टर जो था, पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के वो अनइवेंटफुल रहे, सेकेंड ट्राई सेमेस्टर भी अनइवेंटफुल रहा, थर्ड ट्राई सेमेस्टर में उनको जो है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हुआ और कुछ पैरों में सूजन, कभी कभी चेहरे पे सूजन आई। कोई सीजर नहीं थे, कोई जॉन्डिस नहीं थी। उसके बाद इनको नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुई, LSCS क्यों हुआ? क्योंकि कॉर्ड अराउंड दी नेक था, बच्चे की जो नाल थी वो गर्दन के ऊपर फंसी हुई थी। पोस्ट ऑपरेटिव अनइवेंटफुल रहा, बहुत अच्छे से इनका ऑपरेशन हो गया। डे 3 पे जैसे कि मैंने बताया कि 3 एपिसोड्स ऑफ लूज मोशन हुए और सडन ऑनसेट ब्रेथलेसनेस हुई, और देखते ही देखते जब ब्लड प्रेशर नापा गया तो ब्लड प्रेशर बहुत कम आया, ऑलमोस्ट समझिए पैल्पेबल भी नहीं था। 60-70 का ब्लड प्रेशर मुश्किल से आ रहा था, SpO2 भी कम था और जनरल कंडीशन पेशेंट की काफी डिटेरियोरेटेड लगी। जब हम लोगों ने इनका एक 2D इको करा तो उसमें कार्डियोमायोपैथी मिली, इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ही पुअर मिला, हार्ट के चारों चैम्बर्स डायलेटेड मिले। तो ऐसा क्यों है, ये बात दिमाग में आती है। पोस्टपार्टियम है और फिर रेस्पिरेटरी फेलियर मिला, मरीज में रेस्पिरेटरी फेलियर में गई, कुछ इक्ट्रस लगा, जॉन्डिस के भी लक्षण लगे, सेप्सिस के लक्षण लगे, संक्रमण के लक्षण लगे, TLC कराने पे बढ़ा हुआ आया, बुखार आया, और जब हम लोगों ने सोफा स्कोर देखा तो वो बढ़ा आया। जिन लोगों को नहीं पता है सोफा स्कोर क्या होता है, तो सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर, इसको सोफा स्कोर कहते हैं। इसमें 6 चीजें हम लोग देखते हैं। क्या क्या? पहले रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कार्डियोवेस्कुलर ऑर्गन्स, हिपेटिक ऑर्गन्स, कोआगुलेशन प्रोफाइल, रीनल प्रोफाइल और न्यूरोलॉजिकल प्रोफाइल। तो इस सोफा स्कोर देखा जाता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए कि कितना क्रिटिकल है मरीज। तो देखने पे सोफा स्कोर इनका काफी बढ़ा हुआ है। ओलिगोरिक हो गई, AKI हो गया, ATN हो गया, कैथेटर डालने पे कोई पेशाब नहीं आया। ABG में सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगी, इनका ब्लड का pH कम होने लगा, और हाइपर कैलीमिया, ABG में पोटेशियम भी बढ़ा हुआ आया। तो क्या अप्रोच करेंगे, क्या क्या चीजें दिमाग में आएंगी? सबसे पहली चीज आएगी, कहीं कोई हार्ट फेलियर तो नहीं हुआ मरीज को, तो एक प्रो BNP मार्कर इनका भेजेंगे। क्योंकि इनको जॉन्डिस हो रही है तो हम लोग हेपेटाइटिस HA वायरस और HEV वायरस का IgM इन्वेस्टिगेशन भेजेंगे, लेप्टोस्पायरा का IgM भेजेंगे, हम लोग स्क्रब टाइफस भेजेंगे, मलेरिया भेजेंगे, जनरल ब्लड पिक्चर भेजेंगे, LDH भेजेंगे, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR भेजेंगे, फाइब्रिनोजेन भेजेंगे, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक और कल्चर भेजेंगे। इतने तो हम लोग इनके इन्वेस्टिगेशंस भेज देंगे। उसके बाद क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है तो ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग इनको वैसोप्रेसर्स का सपोर्ट देंगे। तो वैसोप्रेसर के सपोर्ट में हम लोग नॉरएड्रेनालिन देंगे, जिसको हम लोग 3 ml पर आवर से शुरू करेंगे, और मीन आर्टीरियल प्रेशर 75 to 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के आसपास हम टारगेट करेंगे। बुखार आने की स्थिति में पैरासिटामोल इन्फ्यूजन SOS देंगे, और यदि हमको सेकेंड वैसोप्रेसर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो हम डोब्यूटामीन ऐड करना चाहेंगे। डोब्यूटामीन ऐड करने से पहले 2 चीजें जो हमको पता होनी चाहिए। पहली चीज है कि डोब्यूटामीन ऐड करने के लिए हार्ट रेट मरीज का 100 और 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज है कि उनका सिस्टोलिक BP कम से कम 90 के ऊपर होना चाहिए। उस स्थिति में हम डोब्यूटामीन ऐड करेंगे, जिसका मायोकार्डियल परफ्यूजन बहुत अच्छा होता है। फिर क्योंकि सांस फूल रही है और मरीज टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में है तो हम ऑक्सीजन देंगे, इंटरमिटेंट बाईपैप देंगे, कोशिश करेंगे इंस्पिरेटरी प्रेशर 16 रख ले और एक्सपिरेटरी प्रेशर 6 रख ले।
क्योंकि मरीज को यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है और एसिडोसिस हो रही है, तो हम उनको स्लेड डायलिसिस एडवाइस करेंगे 4 घंटे की, जिसमें कोशिश करेंगे कि हम लोग 4 घंटे में 500 मिलीलीटर फ्लूइड अल्ट्राफिल्ट्रेशन से निकाल लें। अगर ब्लड प्रेशर सपोर्ट करेगा तो हम 1 लीटर फ्लूइड भी अल्ट्राफिल्ट्रेशन से निकालने की कोशिश करेंगे। डायलिसिस शुरू करने से पहले एक एबीजी करेंगे प्री स्लेड डायलिसिस के, और डायलिसिस के बाद भी हम एक एबीजी करेंगे और ये देखेंगे कि एसिडोसिस यदि मेटाबॉलिक होगी तो डायलिसिस होने के बाद एसिडोसिस हमारी करेक्ट हो चुकी होगी। इसके बाद जब हम डायलिसिस करेंगे तो मरीज की कॉन्शियसनेस को हर घंटे पे हम इवैल्यूएट करते रहेंगे कि उसकी कॉन्शियसनेस ड्रॉप तो नहीं हो रही है। दवाओं में क्या क्या करेंगे, हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। हम मरीज की हेपेटिक टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, अमोनिया को कम करने के लिए सारे मेजर्स करेंगे। हम उनको रिफेक्सिमिन से लोड करेंगे, हम उनको N-एसिटाइलसिस्टीन देंगे, हम उनको एनिमा लगाएंगे या डोफेलिक सॉल्यूशन देंगे। और ऐसे मरीजों में कई बार प्लाज्मा फेरेसिस की भी जरूरत पड़ सकती है, तो उनको काउंसिल करेंगे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो प्लाज्मा फेरेसिस भी इनकी करेंगे। पेशेंट क्योंकि ड्राउजी हैं तो उनको एक राइल्स ट्यूब डालेंगे, फॉलिस कैथेटर हमने डाला ही हुआ है। इस तरीके से, इस तरीके की सिचुएशन के पेशेंट को इस चश्मे से अगर हम देखेंगे तो हम उनको इमीडिएटली रिलीफ देने की कोशिश करेंगे और रिलीफ दे पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे केसेस में हम विंडो पीरियड, गोल्डन पीरियड निकाल देते हैं और बहुत फ्लूइड से ओवरलोड कर देते हैं, जबकि जब मरीज का हार्ट ही काम नहीं कर रहा है और वो कार्डियोजेनिक शॉक में चला गया है तो वह फ्लूइड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे हमको फ्लूइड देना है कि फ्लूइड नहीं देना है, कितनी जल्दी उनको हायर सेंटर में शिफ्ट करना है, टर्शरी केयर सेंटर में शिफ्ट करना है, इस निर्णय को लेना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद।